जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। चाहे आप ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी या किसी भी अन्य रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में छपेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है, बताइए राइट आंसर क्या है। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, खरीदना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने के वैध तरीके हैं जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिकरण और क्षेत्र का विलय। खरीदना नागरिकता पाने का कोई कानूनी तरीका नहीं है। भारत में नागरिकता केवल कानूनी प्रावधानों के तहत ही दी जाती है। भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। नागरिकता त्याग और समाप्त भी की जा सकती है। संसद को नागरिकता से जुड़े कानून बनाने का अधिकार है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, अष्टदिग्गज किस शासक के दरबार में 8 तेलुगु कवियों को दिया जाने वाला सामूहिक शीर्षक है। आपसे पूछा कि अष्टदिग्गज किस शासक के दरबार में 8 तेलुगु कवियों को दिया जाने वाला सामूहिक शीर्षक है। बताइए राइट आंसर क्या है। राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री कृष्णदेवराय इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अष्टदिग्गज विजयनगर साम्राज्य के तुलुप वंश के महान शासक श्री कृष्णदेवराय के दरबार के 8 तेलुगु कवि थे। इन कवियों को तेलुगु साहित्य और कविता में उनके अद्वितीय योगदान के लिए सामूहिक उपाधि दी गई थी। कृष्णदेवराय स्वयं भी महान साहित्य प्रेमी थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, पहले जैन तीर्थंकर और चौथे नंबर के जैन तीर्थंकर का जन्म कहां हुआ था। आपसे पूछा कि पहले जैन तीर्थंकर और चौथे नंबर के जैन तीर्थंकर का जन्म कहां हुआ था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अयोध्या इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पहले जैन तीर्थंकर ऋषभदेव, जिनका अन्य नाम आदिनाथ, का जन्म अयोध्या में हुआ था, जो कि चौथे जैन तीर्थंकर अभिनंदनाथ का जन्म अयोध्या में हुआ था। अयोध्या जैन धर्म का भी एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल रहा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। हाँ, जैनों के बारे में ध्यान रखिए। जैन 24 तीर्थंकर हुए हैं जैनों में। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव माने जाते हैं और जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर या 24वें तीर्थंकर जो रहे हैं वो महावीर स्वामी जी रहे हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। आपसे पूछा कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1990 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। इसका गठन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अधीन एक सहायक संस्था के रूप में किया गया। मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन देना। इसका मुख्यालय जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। सिडबी एमएसएमई क्षेत्र में नवाचार, स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा देता है। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। आपसे पूछा है कि खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चंदेलों ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल वंश ने 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच करवाया था। वह यह मंदिर खजुराहो में स्थित है और अपनी नक्काशी के लिए प्रसिद्ध हैं। खजुराहो के मंदिर नागर शैली की वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। खजुराहो मंदिर समूह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यहाँ पहले लगभग 85 मंदिर थे, अब करीब 20 से 25 बचे हैं। सबसे प्रसिद्ध मंदिर जो यहाँ का कनारिया महादेव मंदिर है। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है। आपसे पूछा है कि बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडमान और निकोबार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार में प्रसिद्ध सेलुलर जेल स्थित है। यह द्वीप समूह 572 द्वीपों समूहों का है, सभी बसे हुए नहीं है, लेकिन यह क्षेत्र जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपसे पूछा है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण
सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बीएसआई का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना 1890 में हुई थी और इसका कार्य भारत की वनस्पतियों का सर्वेक्षण करना। यह संस्था पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न पूछा, वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार ने कौन सी प्रमुख योजना शुरू की? आपसे पूछा है कि वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार ने कौन सी प्रमुख योजना शुरू की? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बता दीजिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री जनधन योजना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य सभी लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना है। इसमें जीरो बैलेंस खाते, रुपए डेबिट कार्ड और बीमा सुविधा दी जाती है। यह योजना 2014 में शुरू की गई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किसी देश में जीवन स्तर को मापने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? आपसे पूछा है किसी देश में जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मापने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? यह आपसे पूछा है। बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रति व्यक्ति यानी कि पर कैपिटा इनकम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम यानी कि कुल राष्ट्रीय आय प्लस कुल जनसंख्या जो औसत आय को दर्शाती है या किसी देश के लोगों के जीवन स्तर का बेहतर संकेतक है। इससे देशों के बीच आर्थिक तुलना करना आसान होता है। उच्च प्रति व्यक्ति आय बराबर बेहतर जीवन स्तर संकेत। एसडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी जीवन स्तर मापने का उन्नत तरीका है। विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय सामान्यतः अधिक होती है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न पूछा है लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसे भेजना होता है? आपसे पूछा है कि लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसे भेजना होता है? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 के अनुसार यदि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह इसे लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करते हैं। उसी तरह यदि उपाध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह इसे अध्यक्ष को संबोधित करते हैं। वर्तमान समय में जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला साहब हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो किस देश में स्थित है? आपसे पूछा है कि अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत क्या नाम है उसका? किलिमंजारो। आपसे पूछा किस देश में स्थित है? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, तंजानिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई लगभग 5,895 मीटर। कितना? तो इसकी ऊंचाई लगभग 5,895 मीटर है और 19,341 फीट है। यह पर्वत तंजानिया में स्थित है और इसमें 3 प्रमुख ज्वालामुखीय शिखर हैं, किबो, माविंजी और सिरा। यह एक सुप्त ज्वालामुखी है और पर्वतरोहियों के लिए बेहद प्रसिद्ध स्थल है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा प्रसिद्ध अंबुबाची मेला किस मंदिर से संबंधित है? आपसे पूछा है कि प्रसिद्ध अंबुबाची मेला किस मंदिर से संबंधित है? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कामाख्या मंदिर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अंबुबाची मेला असम की राजधानी गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में आयोजित होता है। यह हर साल जून महीने यानी कि आषाढ़ मास में मनाया जाता है। इसे पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है। यह मेला मां कामाख्या देवी की शक्ति और उर्वरता से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि इस समय देवी महावारी को प्राप्त करती हैं और मंदिर 3 दिनों तक बंद रहता है। चौथे दिन पुनः पूजा अर्चना शुरू होती है। बाकी विकल्पों की बात तो तिरुपति मंदिर भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है आंध्र प्रदेश में, कोणार्क सूर्यदेव मंदिर उड़ीसा में सूर्यदेव को समर्पित या यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध, और कामाख्या मंदिर अभी हम लोग पढ़े हैं या असम में है, अंबुबाची मेले के लिए प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से किस वायसराय के शासनकाल के अंतर्गत दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था? आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय के शासनकाल के अंतर्गत दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड विलिगंडन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गोलमेज सम्मेलन लंदन में भारतीय संविधान सुधारों पर चर्चा के लिए आयोजित किए गए थे। कुल 3 सम्मेलन हुए हैं, 1930 में, 1931 में और 1932 में। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में।
कब हुआ था? 1930 में। इस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन इस समय वायसराय थे 1930 वाले में। और तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इस समय जो वायसराय थे लॉर्ड विलिगंडन थे 1931 और 1932 में जो वाय हुआ था। दूसरा और तीसरा इस समय जो वायसराय थे लॉर्ड विलिगंडन के समय हुआ था। दूसरे सम्मेलन में महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे गांधी इरविन समझौते के बाद। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? आपसे पूछा है कि ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कारगिल युद्ध इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन विजय 1999 भारतीय सेना का यह सैन्य अभियान था जो कारगिल युद्ध के दौरान चलाया गया। यह युद्ध मई से जुलाई 1999 तक जम्मू कश्मीर के कारगिल द्रास क्षेत्र में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा निम्नलिखित में से कौन भारतीय सांख्यिकी संस्थान का संस्थापक है? आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय सांख्यिकी संस्थान का संस्थापक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पीसी महालनोबिस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना 1931 में प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने की थी। पीसी महालनोबिस को भारत में आधुनिक सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। उन्होंने महालनोबिस दूरी की संकल्पना दी थी। योजना आयोग में उन्होंने भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 जैसा कार्य पीरियड था के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? आपसे पूछा है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन 1971 में रामसर ईरान में आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए रामसन कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसका उद्देश्य आर्द्रभूमियों के महत्व, जैव विविधता संरक्षण, जल प्रबंधन और जलवायु संतुलन में उनकी भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाना है। बाकी विकल्पों की बात करें, 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 2 मार्च को भारत में जन औषधि दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है देश और उसकी राजधानी का इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? आपसे पूछा है कि देश और उसकी राजधानी का इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लीबिया त्रिपोली सही है, बहामास नसाउ या भी सही है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, परंतु कजाकिस्तान ढाका जो दिया हो जाए है या गलत विकल्प हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प सम्मिलित नहीं है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना, जिसे पहले नूर सुल्तान भी कहा जाता है, जबकि ढाका राजधानी जो है बांग्लादेश की है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है नोटा के विकल्प को कब भारतीय मतदान प्रणाली के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था? आपसे पूछा कि नोटा के विकल्प को कब भारतीय मतदान प्रणाली के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2013 में नोटा यानी कि नन ऑफ द एबव विकल्प को भारत की मतदान प्रणाली में 27 सितंबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शामिल किया गया। इसका उद्देश्य था कि यदि मतदाता किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं करता तो भी वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले सके। पहली बार इसका उपयोग 2013 के छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और मिजोरम विधानसभा चुनाव में हुआ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? आपसे पूछा है कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैकमोहन रेखा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत और चीन की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। इसे 1914 में शिमला समझौते के समय भारत यानी कि ब्रिटिश भारत, तिब्बत और चीन के बीच खींचा गया था। चीन इस रेखा को मान्यता नहीं देता और अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है। बाकी विकल्पों की बात हो, 24वीं समांतर रेखा या भारत पाक युद्ध के समय संघर्ष विराम रेखा संबंधित डुरंड रेखा या भारत अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा है। रेड क्लिफ रेखा या भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। 1947 में सर
सर सिरिल रेडक्लिफ ने खींची थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। आपसे पूछा है भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 25 जनवरी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन 1950 में भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना की तिथि की याद में मनाया जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, लड़कियों के अधिकार और सशक्तिकरण के लिए मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। 25 जनवरी अभी हम लोग पढ़े राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो ये थे आपके टॉप 20 जीके जीएस के प्रश्न, जो आपके आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तब भी आप प्रैक्टिस के तौर पे भी बता सकते हैं कि 20 में से कितने क्वेश्चन सही हैं। बहुत ज्यादा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां स्थित है। आपसे पूछा कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां स्थित है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।